हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राजेश सिंह आपको कक्षा 10 की साइंस में केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ाऊंगा। तो आप आइए साइंस के सिलेबस को देख लीजिए। क्लास 10th में आपको विज्ञान में 3 भाग हैं। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। बोर्ड की परीक्षा में रसायन विज्ञान से 20 नंबर का प्रश्न आता है, जीव विज्ञान में भी 20 नंबर से प्रश्न आता है, जबकि भौतिक विज्ञान में 30 नंबर से आता है। और इसके साथ साथ में प्रायोगिक कार्य है जो आपका 30 नंबर का होता है। ये इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं। आपको थ्योरी का, विज्ञान के थ्योरी का बोर्ड में 70 नंबर का पेपर देना है, यानी बोर्ड में 70 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 20 नंबर के रसायन विज्ञान, 20 नंबर के जीव विज्ञान और 30 नंबर के भौतिक विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। तो हम आज रसायन विज्ञान के सिलेबस के कोर्स की चर्चा करेंगे। साथ में रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। जो आप 9 से पढ़े हैं, आप 6, 7, 8 से भी पढ़े हैं, लेकिन उसकी महत्ता को आप नहीं समझ पाए हैं, तो आज हम आप उसको बताएंगे कि रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए किन शब्दों को और किन पदार्थों के सूत्रों को किसकी आपको आवश्यकताएं पड़ती हैं, उन सब पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान में आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ये हमने अभी चर्चा किया है। इसमें आपका जो टॉपिक आता है वह है, पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में इसकी परिभाषाएं हैं, किसे कहते हैं, ठीक, इसको संतुलित करने के लिए क्या क्या नियम लगाया जाता है, संतुलित अभिक्रिया, इनकी उपयोगिता क्या है, अभिकारक कौन कौन से हैं, उत्पाद कौन कौन से होते हैं। जब हम 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद बनते हैं। उत्पाद के साथ एक और पदार्थ बनता है जिसे हम सह उत्पाद कहते हैं। तो कौन सा मुख्य उत्पाद होगा, कौन सा सह उत्पाद होगा, अभिकारक में कौन सा मुख्य अभिकारक होगा, कौन आक्रमणकारी अभिकारक होगा, कौन आधार अणु होगा, इन सब पर चर्चाएं हैं। इसके साथ साथ में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आपको संयोजन लेके चलना है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम अपघटन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसके बाद आपका आता है अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इन सब अभिक्रियाओं पर आपको चर्चा करना है और बोर्ड की परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं। हर विद्यार्थी ये समझता है कि केमिस्ट्री को रटा जा सकता है, जो कि संभव नहीं है।
केमिस्ट्री को रटने के बजाय केमिस्ट्री को यदि आप समझेंगे तो केमिस्ट्री में आपको पूरे पूर्णांक का पूर्णांक नंबर मिलेगा, यानी 20 में 20 मिल सकता है। बशर्ते आपको ये ध्यान देना है कि हमको किस टॉपिक को, किस चीज़ को पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसको पढ़ना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। टॉपर स्टूडेंट को भी वही टीचर पढ़ाता है जो कि एक कमज़ोर बच्चे को पढ़ाता है। कमज़ोर बच्चा वहाँ तक सोच नहीं पाता है, जबकि वह जो अच्छा बच्चा होता है वह उसकी सोच टीचर के सोच के बराबर होती है, जिसके कारण टीचर द्वारा दिए गए हर सिद्धांत को, हर शब्दों का वह टॉपर पालन करता है और वह टॉप कर जाता है। तो आपको नंबर पाने के लिए बस इतना ही ध्यान देना पड़ेगा कि अध्यापक द्वारा या मेरे द्वारा, मेरे चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो मेरे द्वारा बताए गए नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, और उस नियम का जब आप पालन करोगे तो आपको केमिस्ट्री जरूर आएगी। यह मैं आपके लिए मैं गारंटी देता हूं कि आपको केमिस्ट्री आ सकती है। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है, आप ये समझिए, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, क्योंकि मैथ में 2 का गुणा करते हैं 4 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का आप निगमन करेंगे तो बराबर 1 आएगा। ये चीज़ आपको स्पष्ट है। फिजिक्स में भी आपको हर प्रयोग दिखते हैं, जीव विज्ञान में भी आपको प्रायोगिक चीज़ें दिखती हैं, लेकिन विज्ञान में ही रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में केवल अनुमान लगाया जाता है। कक्षा 9 में आप पढ़े हैं। ये बताइए, कोई भी लड़का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखा है? कहीं उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की मुलाकात हुई है? नहीं, केवल अनुमान लगाया गया है। न तो इलेक्ट्रॉन देखा, न प्रोटॉन देखा, न न्यूट्रॉन देखा। एलिमेंट का प्रतीक बताया गया, तत्व का प्रतीक बताया गया, उसको बच्चा रट लिया। रटने के साथ साथ में ये बताया गया कि ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसका परमाणु भार है। आसानी से हर बच्चा रटता है, रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रतीक से लेकर के चलूंगा, 9th के टॉपिक से लेकर चलूंगा, जो रिलेटेड उससे है उसको लेकर के चलूंगा, और साथ में किस तरीके से आपको उनका अध्ययन करना है, उस अध्ययन के आधार पर लेके हम आगे तक बढ़ेंगे। अर्थात जिसको कहा जाता है शून्य, जीरो से। इस जीरो का महत्व बेटा बहुत ज़्यादा है। अगर किसी संख्या के हम पहले लगा देते हैं तो संख्या अलंकृत नहीं होती है, लेकिन यदि हम किसी संख्या के बाद में उस जीरो को लगा दें तो उसका मान बढ़ जाता है, वह उसका अलंकृत हो जाती है। अब जरा देखिए, दोनों में अंतर है। ये 1 लिखा गया, हमने जीरो पहले लगा दिया। यहाँ पर भी 1 लिखा हूँ, जीरो बाद में लगा दिया हूँ। मैथ में आप इसको 1 पढ़ोगे, लेकिन जब यह इसको मैथ में पढ़ोगे तो ये 10 हो गया, इसका 10 गुना हो गया। अगर हम 2 जीरो लगा दें तो जरा देखिए, इसी संख्या का ये 100 गुना हो गया। लेकिन अगर हम किसी संख्या के पहले 2 जीरो लगाएं तो बात वही आएगी। क्या ये 1 ही है? तो अब जरा ध्यान दीजिए कि इस जीरो का कितना महत्व है। इसलिए आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे, यह आपको ध्यान देना है। अगला चैप्टर आपका है अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण। इस चैप्टर में 2 चीजें दी गई हैं, एक H+ तथा OH- के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा ये दिया गया। साथ साथ में अम्ल, क्षार, लवण की उपयोगिता दी गई। ठीक, इनकी उपयोगिता, इसके साथ में pH मान, pH पैमाना का सिद्धांत, दैनिक जीवन में pH का महत्व। pH यानी एक ऐसा
पैमाना है, एक ऐसा रसायन विज्ञान में मानक है जिससे हम किसी भी पदार्थ के अम्लीय तथा क्षारीय गुण की पहचान करते हैं। आपसे पूछा जाए कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, तो आप सीधे जवाब दोगे कि अम्ल ऐसा पदार्थ होता है जो खट्टा होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। कहेंगे क्षार क्या है, कहेंगे कसैला होता है। ये परिभाषाएं नहीं है। अब रसायन विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, रासायनिक रूप से उसको परिभाषित करना है, तो अम्ल क्षार को परिभाषित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया। उसके आधार पर वहाँ पे H+ तथा OH- को आधार बनाया गया। दूसरा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन ग्राही और प्रोटॉन दाता को आधार बनाया गया। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। साथ में H+ तथा OH- के आधार पर लवण को भी परिभाषित किया और इनकी उपयोगिता बताई कि अम्ल की उपयोगिता क्या है, इनके गुण क्या हैं, क्षार के गुण क्या हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, लवण के गुण क्या हैं और उनकी उपयोगिता क्या है, इसके लिए है। अब फिर लवण में आप ले चलते हैं। लवण में क्या क्या पढ़ना है, इसी चैप्टर में लवण भी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके बनाने की विधि, इन सब के इनके बनाने यानी कैसे बनाए जाते हैं, बनाने की विधि, इनके गुण यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक। अब यह जरा देखिए, इसके साथ साथ में इनका उपयोग भी है। अब ये भौतिक और रासायनिक गुण में आपको ये टॉपिक पहले चैप्टर से रिलेटेड है, रासायनिक अपक्रिया से, क्योंकि आप 9th में पढ़े रहे होंगे परिवर्तन। तो परिवर्तन दो होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो यहाँ पे ये भी गुण है और यह भी गुण है। दोनों गुणों को हम पहले चैप्टर से रिलेटेड ले चलते हैं। अर्थात इनके बनाने में किस प्रकार की अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है, अवक्षेपण अपक्रिया है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, कि संयोजन है, कि वियोजन है, कि अपघटन है, द्विअपघटन है, इन सारे चीज़ों के आधार पर उदासीनीकरण है, क्या क्या चीज़ें हैं उनके आधार पर हम व्याख्या करेंगे। अर्थात ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, अगला आइए देखिए इनके बनाने की विधि। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये आपके टॉपिक यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, इनसे एक प्रश्न निश्चित रहता है, हर पेपर में रहता है, इतना ये मान के चलिए। और वह क्या होता है और कैसे प्राप्त करोगे। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इनसे नहीं दिया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से दे दिया, उनका कैसे प्राप्त करते हैं और उन क्या होता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। अगला देखिए, अगला आपका है, साफ कर दे रहे हैं बोर्ड, धातु अधातु। अगला चैप्टर है धातु अधातु, यानी इसमें धातु को परिभाषित करना है, अधातु को परिभाषित करना है, साथ में उपधातु को परिभाषित करना है, और उनकी सक्रियता की श्रेणी दी गई है और उनकी सक्रियता के आधार पर धातुओं की तथा अधातुओं की अपक्रिया की क्रिया आपको निकालना है। यानी ये हो गया धातु तथा अधातु। तो हम इसको पहले हम लेके चलेंगे, किसको, धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, धातु, अधातु, उपधातु, और इन्हीं के गुण के आधार पर इनकी एक अपक्रिया के लिए
एक सीरीज बनाई गई है और उस सीरीज को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो उसमें कुछ आपसे थोड़ा सा विद्युत रासायनिक श्रेणी की हम चर्चा कर दे रहे हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको लेके चलना क्या है कि कोई भी धात किसी दूसरे धात को प्रतिस्थापित कर देती है। कैसे प्रतिस्थापित करती है, यह चीज वहां पे नियम है और उस नियम के आधार पर आप उनकी क्रियाशीलता देख लेंगे और क्रियाशीलता के आधार पर ही आप जब चलते हैं तो अब क्रियाओं को भी संपादित किया जाता है। जैसे आप कक्षा 9 में पढ़े रहे होंगे कि यदि जिंक की छड़ को या जिंक के टुकड़े को हम अम्ल में डाल देते हैं H2SO4 में, तो अब क्रिया हो जाती है ZnSO4 बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो आसानी से है। कॉपर को जब हम इसी H2SO4 में डाल के गर्म करते हैं, ठीक, सांद्र H2SO4 में डालते हैं, तो ये आपका CuSO4 बनता है प्लस CH2O बनता है, 2H2O बनता है प्लस SO2। अब ये जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है जबकि यहाँ पर क्या निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिंक के अपक्रिया की करने की स्थितियां दूसरी हैं और कॉपर की अपक्रिया करने की स्थितियां दूसरी हैं, अर्थात उनकी सक्रियता के आधार पर जो ज़्यादा सक्रिय होगा वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जो कम सक्रिय होगा वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ में धातु का संक्षारण भी इसी में है, धातु का संक्षारण भी है, ठीक। धातु का संक्षारण किस तरीके से किया जाता है, कुछ थोड़ा सा टॉपिक आपको ले आकर के दे दिया गया है कि जैसे धातुकर्म में आपका क्या क्या चीजें हैं उनके लिए भी है थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ पे। इसके बाद आप एक और बहुत बढ़िया चैप्टर लेके चलेंगे जो आवर्त सारणी, यानी तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में यानी तत्व को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं और तत्व को हम कहाँ रखते हैं। हर व्यक्ति के लिए एक मकान होता है और उस मकान में बहुत सारे कमरे होंगे। एक ही परिवार में कई व्यक्ति रहते हैं और हर व्यक्तियों का अलग अलग कमरा होता है। उसके आधार पर जब हम चलते हैं, किसी के घर जाएंगे तो हम पहले उसके घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं। दरवाजे पे जब पहुंचते हैं तो दरवाजे की विशेषता को देख करके उस मकान की पूरी विशेषता की हम व्याख्या कर लेते हैं कि उसमें किस प्रकार का व्यक्ति रहता है। सामूहिक हो गया, पूरे परिवार की बात हो गई। तो तत्व को भी जब हम वर्गीकृत करते हैं तो वर्ग और समूह में रखे हैं। तो जब हम वर्ग में चलते हैं तो वर्ग ही समूह है, आवर्त में चलते हैं तो यानी उनके मकान के सामने पहुंचे क्या समूह है, समूह के आधार पर उनकी हम विशेषता देख लिए। जब हम घर के अंदर चलते हैं तो अलग अलग कमरों में चलेंगे तो अलग अलग व्यक्तियों की विशेषताओं में थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। तो उस अंतर को हम क्या करेंगे, जब उनको एक ही समूह में लेकर चल रहे हैं, अलग अलग आवर्त में पाए गए, जब अलग अलग आवर्त में पाए गए तो देखा गया कि ये आवर्त के आधार पर पूरे गुण तो उनके समूह के आधार पे है, लेकिन अलग अलग आवर्त में पाए जाने के कारण कुछ उनके चरित्र में भी परिवर्तन पाया जा रहा है, जिसके कारण उसकी व्याख्या हम आसानी से कर लेते हैं। तत्व को सबसे पहले किसने वर्गीकृत किया, किसने प्रयास किया, उस प्रयास में सर्वप्रथम सबसे पहले किसको सफलता मिली। सफलता मिलने के बाद आज हम किस सारणी को पढ़ते हैं, तो तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उसमें मेंडलीफ थे। मेंडलीफ काफ़ी सफल हो गए, उनके पहले भी सफलता प्राप्त किए थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम था, अष्टक नियम के बाद लोथर मेयर का वक्र था, उनको भी सफलता मिली थी, लेकिन मेंडलीफ के आवर्त सारणी को मुख्य माना गया। बाद में मोजले ने मेंडलीफ के आवर्त सारणी का संशोधन करके एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर फिर जो है रांगबर्न तथा बरी ने
उनको भी संशोधित किया और दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण किया। इसके बाद आपका एक ये ध्यान देना है कि किस तरीके से अब हम चलेंगे और टॉपिक पर। तो तत्वों को वर्गीकरण के साथ अब हम कार्बन, जिनको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यहां पे कार्बन की संयोजकता लेकर चलना है। संयोजकता कितनी होती है, इसके साथ साथ में इनकी समचतुष्फलकी संयोजकता को लेकर चलेंगे। कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन आबंध बनाएगा तो क्या बनेगा, जिसको हम कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन दोनों संयुक्त होते हैं तो जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होंगे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों की हम विशेषता लेकर चलते हैं, दोनों में अंतर लेकर चलते हैं। फिर हम सजातीय श्रेणी की व्याख्या करते हैं। फिर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन कार्बनिक यौगिकों का IUPAC में नामकरण करते हैं, IUPAC में नामकरण करते हैं। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनका आपको अध्ययन करना है, ठीक, उन यौगिकों का अध्ययन हम करते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और उनके लिए हम औद्योगिक रसायन कहा जाता है। जैसे साबुन का निर्माण करना, ब्रेड भी बनता है तो केमिस्ट्री के अंतर्गत ही बनता है, ठीक। साबुन भी बनाया जाता है, अगर साबुन ना हो तो हम अपने शरीर की सफाई नहीं कर सकते, अपने कपड़ों की सफाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो उसमें साबुन से भी आपके बच्चे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको औद्योगिक रसायन कहा जाता है। कुछ आपके हैं जैसे एसिटिक अम्ल पढ़ना है, एसिटिक अम्ल के साथ साथ एथिल अल्कोहल पढ़ना है, एसिटिलीन पढ़ना है, एथेन पढ़ना है, मेथेन पढ़ना है। तो इस तरीके की चीजें आपको इसमें मिलेंगी जो कार्बनिक रसायन में है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। अब इतने से ही 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यह ध्यान देना है कि आधे में आपको यही कार्बनिक रसायन ही पूछा जाएगा। ये आपको कार्बनिक रसायन कम से कम 10 नंबर का पूछा जाता है, कम से कम 10 नंबर का पूछा जाता है, और ज़्यादा का भी कर देते हैं तो एग्जामिनर और बढ़ा देता है। तो आइए बताते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज़ को हम रसायन विज्ञान को पढ़ने के लिए हम किनका उपयोग हमको जरूरी है, यदि वो नहीं आएंगे तो हमको कुछ नहीं आ सकता रसायन विज्ञान, ठीक। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी को तत्वों का प्रतीक तो मालूम होगा। यदि तत्वों का प्रतीक मालूम है तो हम एक चलते हैं जिनको कहा जाता है सूत्र, फार्मूला। बच्चों आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, ABCD से लेकर के आपने 26 लेटर पढ़ा, सबकी मीनिंग पढ़े, A फॉर एप्पल पढ़े, B फॉर बनाना पढ़े, B फॉर बॉय पढ़े, C फॉर कैट पढ़े, ठीक, C फॉर काऊ पढ़े। उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में भी ABCD के चीजें हैं, उनको हम कहते हैं फार्मूला, ठीक। फार्मूला बनाने के लिए, फार्मूला आप रट नहीं सकते हो, अगर रटना चाहोगे तो फार्मूला रट नहीं सकते हो, अर्थात उस फार्मूले को आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाया जाएगा ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हमने लिया ये यानी है, इनको हम कहते हैं सोडियम। सोडियम पे क्या है, एक धनायन है। अब हम लिख दिए Cl और इस पे एक ऋणायन हो गया। कहेंगे सर कहां से धनायन आया, कहां से ऋणायन आया, बिल्कुल सही बात है। हमने धनायन ऋणायन और साथ में सूत्र बनाने का एक वीडियो बनाया है जिसमें लिखा गया है रसायन विज्ञान समझने के लिए या केमिस्ट्री की सरल विधि, केमिस्ट्री समझने के लिए सरल विधि। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया गया है, अवश्य लिंक को आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम थोड़ी चर्चा यहाँ कर दे रहे हैं, तो उसमें धनायन ऋणायन सब आपको मिल जाएंगे, कहीं से आपको खोजना नहीं है। तो देखिए आगे करेंगे क्या। अब आप जानते हैं कि यदि हम +1 में -1 को जोड़ दें, मैथ में तो पढ़े हैं,
ये दोनों जोड़ेंगे कट जाएंगे, बराबर 0 आएगा। ये बेटा धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये उदासीन है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, इनको हम दोनों को जोड़ रहे हैं, अर्थात धनायन और ऋणायन को जोड़े तो हमको क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, अर्थात उदासीन। जब हम यौगिक देखेंगे तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा। अगर वह जो प्राप्त हो रहा है उत्पाद में वह आवेश रहित होगा तभी आपको वह यौगिक होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा वो आवेश रहे, जब आवेश है तो आयन हो जाएगा, धनायन अथवा ऋणायन। तो हमको उदासीन करना है, तो जरा देखिए, ये धन 1 है ऋण 1 है, दोनों को जब जोड़ेंगे धनायन ऋणायन कट गए, ठीक, तो बन गया सोडियम। ये आपका यानी Cl, इनका नाम सोडियम है, इनका नाम क्या है? सोडियम है, और इनका नाम क्लोराइड है। ये बन गया, दोनों का नाम जोड़ के लिख दीजिए, सोडियम क्लोराइड। ठीक, आगे आइए, ये यानी प्लस हो गया बेटा, और ये SO4 डबल माइनस हुआ। हमने धनायन ऋणायन भिन्न ले लिया, इनको हम सोडियम कहेंगे और इनको हम सल्फेट कहते हैं। धनायन ऋणायन केमिस्ट्री सीखने की सरल विधि के वीडियो में दिया गया है, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो जरा देखिए, धन आयन कम है, ऋणायन ज़्यादा है। तो जब दोनों कम ज़्यादा रहें, दोनों अंतर रहें, दोनों भिन्न भिन्न रहें, तो आपको करना क्या है? धन आयन में जितना ऋणायन है, कितने हैं? 2, तो 2 का गुणा कर दीजिए। अगर धन 1 में 2 का गुणा किए तो धन 2 हो गए, क्लियर हुआ? इसके बाद जितना धनायन होगा, 1 धनायन है, 1 का गुणा हम ऋणायन में कर दिए तो ऋणायन की संख्या 2 हो गई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम सूत्र लिखेंगे। अब जरा देखिए, धन 2 में ऋण 2 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, क्लियर हुआ? भाई धन 2 में अगर हम ऋण 2 जोड़ दें तो बराबर कितना होगा? 0 होगा कि नहीं? हो गया। अब 0 लिख दिए। अब यहाँ पे यानी कितना है? 2, तो 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 का गुणा किए, ठीक। जैसे ब्रैकेट लगा के मैथ में आप कोई चीज लिखते हैं, ब्रैकेट में लगा के संख्या को पहले लिखते हैं, अगर अधिक संख्याएं उनकी हैं तो यानी कितना है? 2 है। SO4 कितना है? 1 है। ये हो गया सूत्र, और इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट। ऐसे लगभग हम 1000 सूत्र, इतने सूत्र का निर्माण का वीडियो दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, और उस वीडियो को आप देखेंगे, भली भांति आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो के में कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान करूंगा। अन्यथा आप मेरे व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8853466466। इस व्हाट्सएप पर यदि आप मैसेज कर देंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। विद्यार्थियों, जल्द ही आपका लाइव क्लास में मैं केमिस्ट्री का क्लास प्रारंभ करूंगा, बहुत जल्दी ही। और जिस दिन मैं प्रारंभ करूंगा उसी दिन आपका सभी विषय का या एक दिन बाद टाइम टेबल भी दे दूंगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी नोटिफिकेशन होगा, कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो तत्काल आपको सूचना मिल जाएगी। और आपको सबसे बड़ी बात ये मैं कह रहा हूं कि मेरा चैनल, मेरी पूरी संस्था आपको लॉकडाउन में सहायता करने के लिए, पढ़ने में सहायता करने के लिए एकदम तत्पर तैयार है। और लाइव क्लास लिया जाएगा, यूट्यूब पर लाइव क्लास मेरा चल रहा है 12th का, ठीक। आप लोगों का भी चलेगा, बस धैर्य रखे रहिए 1-2 दिन में, ठीक। आज ही इतना ही, धन्यवाद।